हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एसएमडी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। हम डेविस और पेंक का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। डेविस और पेंक का सिद्धांत पढ़ने के बाद हम इतना तो सक्षम हो ही जाते हैं कि उनकी तुलना अगर करें तो तुलना बहुत अच्छे से हम उनकी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेंक और डेविस महोदय का जो सिद्धांत था उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जो डेविस महोदय थे और जो पेंक महोदय थे, इन दोनों ने जो अपना सिद्धांत दिया वो किसके संबंधित था? अपरदन से। ठीक है, इन दोनों का जो सिद्धांत था उसका संबंध अपरदन चक्र से था। तो जो डेविस महोदय है, ये आपके डेविस महोदय, एक एक विशेषताएं हम यहाँ पे उनकी देखेंगे, और ये पेंक महोदय। अब देखिए, जो ये डेविस महोदय थे, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो कब दिया था? 1899 में। जो डेविस महोदय थे, इन्होंने सिद्धांत दिया 1899 में, जबकि जो पेंक महोदय थे, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो कब दिया था? 1924 में। ठीक है, जो डेविस महोदय थे ये कहाँ के थे? ये थे यूएसए के। ठीक है, और जो पेंक महोदय थे वो कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के। जर्मन के ये भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, जो अभी पेंक महोदय है और डेविस महोदय जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इसका सबसे जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि जो डेविस महोदय है, इन्होंने कहा कि जब कोई भी स्थलाकृति है उसका उत्थान होता है तो सबसे पहले तो उत्थान होगा। जब तक उत्थान होता है अपरदन की क्रियाएं स्टार्ट नहीं होती है। ये कहा डेविस महोदय ने। ठीक है, और जो उत्थान है वो कैसी अवधि है? बहुत छोटी अवधि है। कैसी अवधि है? छोटी अवधि है। जो उत्थान है वो कैसी अवधि है? बहुत ही छोटी। अब पेंक महोदय का क्या कहना था? इन्होंने कहा कि जो उत्थान है, उत्थान जैसे ही स्टार्ट होता है अपरदन की क्रियाएं तभी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कि अपरदन चलता रहेगा, उत्थान चलता रहेगा और अपरदन की क्रियाएं भी उसके साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, जो पेंक महोदय थे, इन्होंने कहा कि उत्थान और अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती है। उत्थान अपरदन, जो अपरदन है वो उत्थान का कभी वेट नहीं करता है, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। अब इन्होंने कहा कि ये जो क्रियाएं चली है, कौन सी? उत्थान अपरदन की। इन्होंने कहा जो उत्थान की जो क्रिया है ना, वो आपकी लंबी अवधि की क्रिया है। कौन सी? लंबी अवधि की क्रिया। लंबी अवधि यहाँ पे चलती है उत्थान में, कि एकदम से जो उत्थान है वो नहीं होता है, धीरे धीरे उत्थान भी होगा और अपरदन भी चलता रहेगा। ठीक है, डेविस ने कहा कि ये छोटी अवधि है, होती है उत्थान की। अब ये जो डेविस महोदय थे, इन्होंने कहा कि कोई भी जो स्थलाकृति है वो तीन जो तत्व है उनका, जो तत्व है उनका इफेक्ट होता है। कैसे? देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया संरचना, सेकेंड इन्होंने बताया प्रक्रम, और तीसरा इन्होंने बताया अवस्था, कि कोई भी स्थल रूप है या स्थलाकृति है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था से प्रभावित होती है, जिसको इन्होंने क्या कहा? जिसको बोला जाता है डेविस का त्रिकूट। डेविस का त्रिकूट। ठीक है, अब जो पेंक महोदय थे, इन्होंने कहा कि कोई भी स्थलाकृति ना संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल नहीं है। उसके लिए इन्होंने किन कारकों को जिम्मेदार माना? कि अपरदन की दर क्या होगी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उत्थान की दर क्या होगी, कि उत्थान की जो दर है। सेकेंड इन्होंने बताया कि जो अपरदन की दर है वो भी इसको प्रभावित करती है। तीसरा इन्होंने कहा कि जो विस्थापन की दर है वो भी किसी भी स्थलाकृति को प्रभावित करती है। विस्थापन की जो दर है, विस्थापन की दर। ठीक है, ये तीन कारक इन्होंने बताया कि ये तीन कारक कोई भी स्थलाकृति उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आपका डेविस महोदय और पेंक महोदय। इसके बाद जो है, जो डेविस महोदय है, इन्होंने अपनी सिद्धांत को देने के लिए अवस्था शब्द का प्रयोग किया। कि इन्होंने जो अपनी ये सिद्धांत दिया है इसमें अवस्था शब्द को लिया। लेकिन जो पेंक महोदय है, इन्होंने, क्योंकि इनकी जो सिद्धांत की जो लैंग्वेज थी वो क्या
थी? जर्मन लैंग्वेज थी। तो इन्होंने अवस्था शब्द का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग किया है? एंटिक्लुंग शब्द का। ठीक है, जो पेंक महोदय, डेविस महोदय है, इन्होंने किस शब्द का यूज किया? अवस्था शब्द का। अवस्था। और जो पेंक महोदय है, इन्होंने किसका शब्द किया? एंटिक्लुंग का। एंटिक्लुंग। मेन डिफरेंस की अवस्था, डेविस जो महोदय थे उन्होंने अवस्था लिया, और जो पेंक था इन्होंने एंटिक्लुंग। इन्होंने अपनी जो सिद्धांत था इसमें 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहले इन्होंने लिया तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। ठीक है, ये मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। पेंक महोदय है, पेंक महोदय ने भी आपकी यहाँ पे 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? 5 प्रमुख जो अवस्था है वो बताई। 3 अवस्थाएं कौन सी थी? आफस्तिजिंडे, ग्लिक फार्मिंग और आबस्तिजिंडे। अब देखिए, ये जो डेविस महोदय थे, इन्होंने जो उत्थित स्थलाकृति है उससे पहले इन्होंने कहा कि जो कोई स्थल है उसका सीधा उत्थान होता है। लेकिन जो पेंक महोदय, इन्होंने कहा कि उत्थान होने से पहले पहले की जो आकृति है उनके लिए इन्होंने प्राइमर शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो कोई भी स्थलाकृति है वो एक समतल मैदान में चेंज होती है। समतल मैदान में चेंज होती है तो उसके लिए, ठीक है, डेविस महोदय ने किस शब्द का प्रयोग किया है? पेनीप्लेन शब्द का। इन्होंने जो समप्राय जो मैदान है उनके लिए पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग किया। पेनीप्लेन। और जबकि जो पेंक महोदय है, इन्होंने पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग ना करके या समतल प्राय मैदान का प्रयोग ना करके समप्राय मैदान का भी प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने किया आपका इंद्रम शब्द का प्रयोग। इंद्रम। इन्होंने इंद्रम शब्द का प्रयोग किया। अब जो डेविस महोदय, इन्होंने कहा कि जो कोई भी पहाड़ वगैरह उसका अपरदन होने के बाद कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां रह जाती है, तो वो जो अवशिष्ट पहाड़ियां है, डेविस महोदय ने उन अवशिष्ट पहाड़ियों के लिए मोनार्डनाक शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? मोनार्डनाक। अब यहीं पे जो देखिए कि पेंक महोदय है, उन्होंने कहा कि कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां हो जाती है जो शंक्वाकार आकार में होती है, तो उनके लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? इंसेलबर्ग का। इंसेलबर्ग का। अब ये देखिए, जो इंसेलबर्ग है, इंसेलबर्ग आपकी शंक्वाकार अवशिष्ट पहाड़ियां होती है जो समतल प्राय मैदान में कुछ खड़ी सी दिखाई देती है चट्टान के रूप में। तो ये जो इंसेलबर्ग है, इसके भी इन्होंने 2 पार्ट बताए कि जो पार्ट है इसके 2 पार्ट होते हैं। कैसे कैसे? देखो, एक ये जो खड़ा ढाल है इसको इन्होंने क्या कहा? वास्तुजन। और जो नीचे वाला जो ये ढलवा जो भाग है, जो निचला भाग है, इनको इन्होंने कहा वासढाल। वासढाल या फिर हॉल्डन हेड भी इन्होंने कहा। और वास्तुजन का अन्य नाम जो है, वास्तुजन को गुरुत्वीय ढाल भी कहा जाता है कि ये जो खड़ा ढाल है वो वास्तुजन है, जो ये निचला जो ढाल है वो वासढाल है। अब ये इनका मानना था कि वास्तुजन है, इसका भी धीरे धीरे अपरदन होता रहता है, और जब वास्तुजन का अपरदन हो जाता तो पूरे जो स्थलाकृति उस पर वासढाल की जैसी आकृति हो जाती, जो समतल मैदान है उसका यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसको इन्होंने इंद्रम नाम दिया है। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि आपसे अगर पेंक और डेविस महोदय का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।